हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो देखिए फ्रेंड्स, जब से बिहार में नई शिक्षक नियमावली लागू हुई है तब से आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स आ रहे थे कमेंट्स में, वो सारे मैंने नोट किए हैं और वन बाय वन आपको इन सभी का आंसर देने वाली हूँ। ठीक है, जितने भी कमेंट्स मुझे आए थे मैंने सारे नोट डाउन किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो नई शिक्षक नियमावली बिहार में अभी लागू हुई है उसके बारे में डिटेल में उन्होंने नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें कही थी वो मैंने आपको ऑलरेडी कल वाली वीडियो में बता दी हैं। वो आप ज़रूर से देखिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता देती हूँ। पहले तक बिहार में क्या होता था, शिक्षक बनना ईजी था, वहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता था। ठीक है, सीटेट के मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती थी और आपका सिलेक्शन हो जाता था। बट अभी क्या है, इन्होंने चेंज कर दिया है। इन्होंने बोला है कि आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा और उसको कौन कंडक्ट कराएगा, बीपीएससी कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने बोली हुई हैं उसमें, जो इन्होंने नियमावली लागू करी है। ठीक, अब देखिए, दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आपको 3 बार मौका मिलने वाला है एग्ज़ाम देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारी ही चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं नई शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध क्यों हो रहा है। तो देखिए, विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी शिक्षक नियमावली बनी है सिर्फ, बट वैकेंसीज़ की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वैकेंसीज़ कब आएंगी, यानी कि बहाली कब होगी, ये चीज़ भी बहुत सारा डाउट है स्टूडेंट्स को कि बहाली मतलब क्या। बहाली मतलब होता है वैकेंसीज़। ठीक है, बहाली कब आएगी मतलब वैकेंसीज़ कब आएंगी। तो वैकेंसीज़ का इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि कब तक वैकेंसीज़ आएंगी, क्या होगा। इन्होंने सिर्फ एक नियमावली लागू कर दी है और उस नियमावली में भी क्लियरली कोई चीज़ें नहीं दी हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस और क्लासेस आपको इस चैनल से मिलती रहें। ठीक है, तो देखिए, क्लियरली बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नहीं बताई हैं, वो मैं आपको बताते चलूँगी वन बाय वन। तो विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक ओनली नियमावली लागू है। वैकेंसीज़ कब आएंगी कोई भरोसा नहीं, 2 से 3 महीने लग जाएंगे वैकेंसीज़ आने में। ठीक है, उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने में, उसके बाद 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, ऐसा लग रहा है अगले साल तक ही आपका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि ऐसा ही होता है मोस्टली। ठीक है, बट हो सकता है हो जाए, देखा जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। सभी अभ्यर्थियों को 3 बार ही मौका मिलेगा, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। इन्होंने बोला है कि सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 बार बहाली में बैठने का मौका मिलेगा। 3 बार कहने का मतलब क्या है, अभी 7th फेज़ चल रहा है यानी कि 7वां चरण, उसके बाद 8वां चरण होगा, फिर 9वां चरण होगा। ठीक है, अगर अभी से आप बैठते हैं 7th फेज़ में एग्ज़ाम देंगे, फिर 8th फेज़ में एग्ज़ाम देंगे, 9th फेज़ में एग्ज़ाम देंगे, इसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने कहा है सिर्फ 3 बार आपको शिक्षक बहाली में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है, सीटेट या बीटेट पास हैं पर बीएड या डीएलएड के फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम शिक्षक बहाली में बैठ सकते हैं। ये भी आप लोगों का ही एक डाउट है, तो देखिए ये डाउट भी मैं दूर कर देती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, एनसीटीई ने पहले ही एक गाइडलाइन जारी की हुई थी कि अगर आपने बीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी में एडमिशन ले लिया है, एडमिशन सिर्फ, ठीक है, आप चाहे किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, बस एडमिशन होना चाहिए, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे और वो जो एग्ज़ाम होगा ना वो वैलिड भी माना जाएगा। इन्होंने ये कह दिया था। तो ऐसे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बीएड या डीएलएड अभी पूरा नहीं हुआ है, वो फाइनल ईयर में है, बट उन्होंने अपना सीटेट या बीटेट पास कर लिया है, तो क्या वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि एनसीटीई ने पहले ही ये गाइडलाइन जारी करी हुई थी कि पहले आपको अपना बीएड, डीएलएड या बीटीसी कंप्लीट करना होगा और फिर अगर आप सीटेट या बीटेट आपने कभी भी पास किया हो, चाहे बीएड करने के बाद पास किया हो या बीएड करते हुए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर कभी भी पास किया हो, बट आपका बीएड पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी जा कर के आप किसी भी शिक्षक बहाली में बैठ सकते हैं। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है, ये किसी भी स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो आप पहले अपना बीएड या डीएलएड कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सीटेट या बीटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है तो। चलिए, ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए बहाली में बैठने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स,
ये इस टॉपिक की बात हम करेंगे वीडियो के एंड में, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इसको आराम से डिस्कस करेंगे। पहले हम आपकी इन क्वेरीज को देख लेते हैं। नेक्स्ट है DLED प्लस ग्रेजुएशन प्लस CTET फर्स्ट एंड सेकंड क्वालिफाई हैं, ठीक है, और वो बैठना चाह रहे हैं 6 to 8th में, तो क्या वो बहाली में बैठ सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। अगर आपने DLED किया है और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका CTET पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई है, तो आप बैठ सकते हैं। आप 6 to 8th वाले में भी बैठ सकते हैं, यानी कि TGT में, और दूसरा आप 1st to 5th में भी बैठ सकते हैं, यानी कि PRT के एग्ज़ाम में, यानी कि प्राइमरी वाले को भी अगर आप भरना चाहते हैं तब भी बैठ सकते हैं, और अगर 6 to 8th में टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो ग्रेजुएशन होता है ना, अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं साथ में DLED या B.Ed आपने जो भी किया हो, तो आप TGT का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने DLED किया है और सिर्फ इंटर पास हैं, तो आप PRT के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी भी कोई क्वेरी होगी या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अगेन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई और नॉट। तो देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये इन्होंने अपनी नियमावली में साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। कल वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, वहाँ मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन्होंने सीधा बोला था, 2 कंडीशन दी थी फॉर्म अप्लाई करने की। या पहला, आप बिहार के निवासी हों, यानी कि आपका डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए। दूसरा, आप भारत के नागरिक हों, ठीक है। ये दोनों चीज़ अगर हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे जब वैकेंसीज आएंगी। अभी वैकेंसीज का कोई अता पता है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेरी है कि DLED प्लस ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं और CTET क्वालिफाइड हैं, तो क्या वो बहाली में बैठ पाएंगे? प्राइमरी टीचर के लिए पूछा था इन्होंने। तो देखिए आप भी बैठ पाएंगे। कैसे? ध्यान से सुनिए। क्योंकि ये जो प्राइमरी टीचर हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका DLED होना चाहिए और आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम है ना, तब भी चलेगा, क्योंकि अगर आप PRT के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता है, वहाँ मैटर करता है आपका इंटरमीडिएट का परसेंटेज। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 12th में 50% या इससे ऊपर है तो आप बिल्कुल बहाली में बैठ पाएंगे। बट हाँ, अगर आपका DLED है और ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं, और अगर आप TGT के लिए पूछेंगे कि क्या 6 to 8th में आप बैठ पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो शायद यहाँ आप नहीं बैठ पाएंगे अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेजुएशन में 50% आपसे मांगा जाता है, ये नेसेसरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेरी जिनकी थी उनका भी आंसर है उनके लिए यस, आप PRT के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आप बैठ पाएंगे अगर आपका DLED है और 12th में 50% से ऊपर मार्क्स हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। तो अब एक क्वेश्चन और रहता है आप लोगों का, ये था कि CTET में कितने मार्क्स चाहिए बहाली में बैठने के लिए बिहार में, ठीक है। बिहार में शिक्षक बनने के लिए CTET में आपको कितने मार्क्स चाहिए? तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, ध्यान से सुनिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ कहूँगी, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है लिंक, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर जो भी अपडेट आती है टीचिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो भी ऑफिशियली कोई चीज़ आती है वहाँ आपको सेंड करी जाती है। साथ ही साथ अभी हमारी CTET की प्रिपरेशन हो रही है और CDP की क्लासेस चल रही हैं, 15 क्लासेस हो गई हैं, और उन सभी के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं, वो भी PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर आप CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, जनरल मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो CTET में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए।
तब जा कर के आप बिहार शिक्षक बहाली में बैठ पाएंगे। दूसरा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और फीमेल हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। आपके अगर सीटेट में 82 मार्क्स आ जाते हैं ना, तब भी आप बिहार में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि सीटेट में वैसे जनरल कैटेगरी फीमेल के लिए सेंट्रल लेवल पर जब आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे KVS DSSB, तो यहाँ पर फीमेल के लिए भी है कि सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए। बट बिहार में आपको रिलैक्सेशन मिल गया, 82 मार्क्स भी हैं आपके, तब भी आप बिहार में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं OBC की। OBC चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, दोनों के लिए 82 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बिहार में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब आप OBC कहें या EBC ले लें या BC2 BC1, इन सभी के लिए है 82 मार्क्स। ठीक है, अगर सीटेट में है तो आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। लास्ट बच जाता है SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, मेल या फिर फीमेल। इनके लिए है आपके सीटेट में 75 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं तो अगर आपके सीटेट में 75 मार्क्स हैं ना, तब भी आप बिहार में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स मैंने नोट डाउन करे थे और आई थिंक आपको सारे आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इससे अदर भी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं और प्लीज़ ये आप लोगों के लिए एक मेहनत है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।